चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दहेज वाली बहू और बिना दहेज वाली बहू का बंटवारा। देख जरा अपनी जेठानी को कितना दहेज लाई है और तू चाहती है कि मैं उस अपनी अमीर बहू से काम कराऊं। चल निकल यहाँ से। अरे वाह माँ जी, आपने तो इसको बिल्कुल सही सबक सिखाया। अब ये मेरा नाम लेने से पहले भी 10 बार सोचेगी। अनु, अगर तुम्हें फुर्सत मिल जाए ना तो मेरे लिए कप कॉफी बना देना, मेरा सर दर्द कर रहा है। जी जी जेठानी जी। फटाफट घर की सफाई करती है और सफाई करने के बाद अपने सास और जेठानी के लिए नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर जाती है। ये सब होते हुए ससुर रमेश देख लेता है। अनु बहू, तू ठीक तो है ना? मैं जानता हूँ तेरी सास जो तेरे साथ कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन क्या करूँ बहू, मैं भी कुछ बोल नहीं पाता तेरी सास के सामने। पर तू चिंता मत कर, एक दिन मैं तेरे हक के लिए जरूर लड़ूंगा। अरे नहीं पापा जी, आप माँ जी से मेरे बारे में कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगी। ये तो मेरी गरीबी है और गरीबी की वजह से ही मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद अनु रसोई में जाकर सब्जी काटने लग जाती है कि तभी सास शोभा वहाँ पर आ पहुँचती है। अरे ओ, इतनी सारी पालक लेकर क्यों बैठी है? थोड़ी सी ही पालक बहुत है। लेकिन माँ जी, आधी पालक में तो सब लोग खाना कैसे खा पाएंगे? अनु बहू, तेरी याददाश्त तो ठीक है ना? भूल मत, अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने पूरे घर का बंटवारा किया है। ये रसोई मेरी बड़ी बहू की है। तुझे तेरी रसोई अलग दी है ना नीचे, तो तू तेरा और सुमित का वहीं जाकर खाना बनाना। ये रसोई और इस रसोई का सारा राशन मेरे बड़े बहू का है। अरे माँ जी, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? जब आपने बंटवारा किया है तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना सारा। जब यहाँ खाना बन रहा है तो 2 लोगों का खाना और बन सकता है। क्या बात है अनु, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जब माजी ने बंटवारा कर दिया है तो बंटवारा हो चुका है ना। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? तुम और तुम्हारा पति उस गरीब फटीचर कमरे में रहो और यहाँ से काम करो, खाना बनाओ, फटाफट निकलो। छोटी बहू, सुना नहीं तुमने मेरी बड़ी बहू क्या कह रही है? अब ये सारा किचन उसी के हिस्से में आता है तो उसी की ही मर्जी चलेगी। जाओ यहाँ से और अपनी गरीब रसोई में ही खाना बनाओ। ठीक है माँ जी, जेठानी जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे वाह मेरी बड़ी बहू, तूने तो बड़ा अच्छा सबक सिखाया इस गरीब फटीचर को। चलो आज शॉपिंग पर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हम दोनों को शॉपिंग करे। हाँ माँ जी, हम दोनों चलते हैं, कुछ नई साड़ियाँ लेकर आते हैं। आप मेरे साथ किटी पार्टी में भी तो चलोगी ना? तभी ससुर रमेश वहाँ पर आते हैं। अरे शोभा, बड़ी बहू के साथ साथ छोटी बहू को भी ले जाओ शॉपिंग पर, वो भी कुछ अपनी मनपसंद का सामान ले लेगी। माना कि तुमने बंटवारा कर दिया है, पर बंटवारा तो दोनों बहू के साथ तुम्हारा थोड़ी ना हुआ है, बहुओं का बंटवारा हुआ है। तुम तो अपना फर्ज पूरा अच्छी तरह से निभाओ। आपका दिमाग खराब है क्या? इस गरीब फटीचर बहू को ले जाकर मैं अपनी बेइज्जती कराऊं वहाँ पर? इसके शौक पूरे करूंगी ना तो सर पर चढ़कर नाचेगी ये मेरे। और अगर ये शॉपिंग करने के लायक होती ना तो मैं खुद ही लेकर जाती इसको अपने साथ। अरे कोई बात नहीं पापा जी, मेरे पास 2-3 साड़ियाँ हैं, मैं उन्हीं को ही पहन लूंगी, मुझे शॉपिंग की जरूरत नहीं है। जिसके बाद शोभा और सुलेखा दोनों शॉपिंग करने के लिए कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती हैं। मॉल में पहुँचने के बाद वो सबसे पहले साड़ियाँ खरीदती हैं। अरे वाह माँ जी, आपके ऊपर तो ये बनारसी साड़ी खूब खिलेगी, आप यही साड़ी ले लीजिए। हाँ बहू, ये देख मैंने तेरे लिए कांजीवरम साड़ी ली है, पीले कलर की, ये तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी, ये देख तो जरा। अरे माँ जी, आप भी कैसी बात करते हो? मुझे येलो कलर पसंद नहीं। अरे भैया, मुझे वो ब्लू कलर की साड़ी दिखाओ और थोड़ी महंगी और अच्छी साड़ी दिखाना, पैसों की चिंता मत करना। अरे बहू, अगर तू ये खरीद लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, हम दोनों सेम सेम लगते। अरे कैसी बात कर रही हो माँ जी? क्या सेम सेम? आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, मुझे आप जैसा नहीं लगना। अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं। शोभा सुलेखा की बात मान जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू शॉपिंग कर वापस घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों को शॉपिंग से आता देखकर अनु सोचने लग जाती है, काश मैं भी माँ जी के साथ इतनी हंसी खुशी शॉपिंग कर पाती, पर उन्होंने तो मुझे कभी अपनी बहू का दर्जा ही नहीं दिया, और जहाँ तक बंटवारा भी किया है माँ जी ने तो वो भी बस नाम का ही। अरे ओ, क्या खड़ी खड़ी सोच रही है? जा हम दोनों के लिए शरबत बनाकर लेकर आ। अनु ध्यान रखना, नींबू और पिंक सॉल्ट डालना और शुगर का लेवल थोड़ा सा कम रखना। ठीक है दीदी। जिसके बाद अनु किचन में जाकर दोनों सास बहू के लिए अलग अलग शरबत बनाती है, शरबत बनाकर उन्हें दे देती है। अरे बहू, शरबत रखकर कहाँ जा रही है? अरे माँ जी, सुबह से मैं यहीं पर काम पर लगी हूँ, अपने कमरे पर जाकर मैंने सफाई करी ही नहीं है, सोचा अब वहाँ जाकर सफाई कर लूँ।
हाँ हाँ ठीक है, जा जाकर कर ले अपना कमरा साफ, वैसे भी मुझे तेरी शक्ल देखनी भी नहीं है। जिसके बाद अनु अपने नीचे वाले फ्लोर पर चली जाती है। नीचे वाला फ्लोर काफी टूटा फूटा बड़ी बुरी हालत में था। जहाँ ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल फुल फर्निश्ड था, नीचे वाला फ्लोर बिल्कुल अलग ही था। सारी दीवारें टूटी फूटी थी। फर्नीचर के नाम पर भी बस एक टूटा फूटा बेड और ड्रेसिंग टेबल थी। हे भगवान, मेरी गरीबी की वजह से मुझे क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा। भले ही मैं इस बड़े घर की बहू बन गई हूँ, लेकिन मेरे हालात देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि मैं इस बड़े आलीशान महल में रह रही हूँ। मेरे हिस्से में जो मकान, ये जो कमरा आया है, ये तो बिल्कुल खंडर हालात में ही है। जब इस घर में आई थी तो बहुत अरमान लेकर आई थी। अरे वाह शोभा, तू तो भाई निफराम हो गई है। तूने तो अपने दोनों बेटे बहू की शादी कर दी। अब जरा ये तो बता, तेरी दोनों बहुएं दहेज में क्या लेकर आई हैं? अरे बहन, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी बहुएं क्या दहेज में लाई हैं। चलो चलकर ही देखते हैं। अरे सुरेखा बहू, तुम जो दहेज में सामान लेकर आई हो ना, पहले तुम अपना दहेज का सामान अंदर रख दो। जी माँ जी, अभी रखवा देती हूँ। सुलेखा अमीर परिवार से थी, जिसकी वजह से उसके दहेज का सामान सभी महंगा और आलीशान था। आलीशान सोफा, फ्रिज, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, डबल बेड, सब बहुत अच्छा था। साथ में ही ज्वेलरी के नाम पर वह गोल्ड और डायमंड्स के सेट भी लेकर आई थी। जिसके बाद वह अपनी दूसरी बहू अनु का गृह प्रवेश करवाती है। अनु अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अरे वाह, कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे। इतना आलीशान ससुराल तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। अरे वाह सुलेखा बहू, तू तो बहुत कुछ लेकर आई है दहेज में। खैर, तुझसे तो मुझे उम्मीद भी थी, पर अनु बहू, मैं जानती हूँ तू गरीब परिवार से है। अपना दहेज का सामान जो भी लेकर आई है ना, उसे अंदर रखवा दे। वो माँ जी, मैं बस एक बक्सा लेकर आई हूँ, मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं है। आप तो मेरे हालात जानती ही हो। अरे ये क्या शोभा बहन, बड़ी बहू तो इतना कुछ दहेज में लेकर आई है और छोटी बहू बस दहेज के नाम पर एक बक्सा। वैसे बहू, इस बक्से में क्या क्या है? क्यों रियानु, तुझे शर्म नहीं आई? एक बक्सा दहेज के नाम पर उठा लाई, क्या ही खोलूं इस बक्से का भी मैं अब। माँ जी, आप तो मेरे हालात जानती ही हो। माँ पिताजी ने सारी बात आपसे पहले ही कर ली थी कि हम दहेज नहीं दे पाएंगे। मैं दहेज के नाम पर आपके और पापा जी के बस 5 जोड़ी कपड़े और एक सोने की चेन लेकर आई हूँ। जिसके बाद अनु सोने की चेन निकालकर अपनी सास शोभा के हाथ में दे देती है। सास शोभा चेन को दूर फेंक देती है। जिसके बाद रमेश वो सोने की चेन उठाकर बहू को देता है। अनु बहू, तू अपनी सास की बात का बुरा मत मानना। अभी ये गुस्से में है ना, थोड़ी देर बाद इसका मन शांत हो जाएगा तो इसे सब समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं पापा जी, मैं समझ सकती हूँ। माँ जी को मुझसे क्या चाहिए था? अरे माँ, आपको तो पता था ना कि अनु के माता पिता गरीब हैं, वो इतना दहेज नहीं दे सकती, तो आप इन सब के सामने इतनी अनजान क्यों बन रही हो? हाँ मैं जानती हूँ बेटा कि इसके माँ बाप गरीब है, लेकिन मैंने फिर भी उनसे कहा था कि कम से कम इतना तो देना कि हमारी समाज में नाक ना कटे, तो उन्होंने इसके नाम पे ये भिजवाया है। कि ये सब सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सास शोभा से कहती है, माँ जी, मेरे माता पिता की जितनी हैसियत थी उन्होंने उन सब से बढ़कर किया है, जिसके लिए उन्होंने अपना इकलौता घर तक गिरवी रख दिया है। मेरे माता पिता की इतनी हैसियत नहीं है माँ जी। ओह माय गॉड, तुम कितनी ड्रामेटिक हो। अगर तुम्हारे बस की नहीं थी कुछ दहेज लेके आना तो तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी? अब माँ जी की देखो ना, तुमने कितनी इंसल्ट कर दी है। सुलेखा भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? हमारे पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है हमारे पास। अभी तो ये जो कुछ लेके आई है तो ठीक है, ना भी लेकर आती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। सुमित बेटा, तू तो चुप ही कर, और तुम सब भी बहुत तमाशा देख लिया, जाओ अब अपने घर। शोभा, आई लक्ष्मी का सम्मान कर, बहू है तेरे घर की, इससे ज्यादा मैं तुझे और कुछ नहीं समझा सकती। छोटी बहू भले ही गरीब घर की हो, लेकिन संस्कार इसकी आंखों में झलक रहे हैं। हाँ हाँ बहन जी, जरूर, अब जा सकती हैं। शोभा की बातें सुनकर गली की सभी औरतें अपने अपने घर को चली जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है। दोनों बहुओं की ससुराल में आज पहली रसोई थी, जिसमें बड़ी बहू पहली रसोई के नाम पर सिर्फ ब्रेड बटर लेकर ससुराल वालों को पकड़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ अनु 7-8 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर सारे परिवार का दिल जीत लेती है। जिसके बाद भी शोभा कमी निकाल देती है। ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, इन सबको याद करने का अब कोई फायदा नहीं है। अब माँ जी ने जो भी जैसा भी बंटवारा किया है मेरे सर आंखों पर होगा। अब यही कमरा मेरा ससुराल है। जिसके बाद अनु अपने एक कमरे की सफाई करती है और थोड़ी देर बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। अनु के उस एक कमरे के ससुराल में ही एक कोने पे छोटी सी रसोई होती है, जहाँ एक कच्चा मिट्टी का चूल्हा होता है जिस पर वो अपना खाना बना रही होती है। माँ जी के पास तो सिलेंडर और गैस की कमी नहीं है, 4-4 सिलेंडर भरे रखे हैं,
पर ये नहीं कि एक सिलेंडर मुझे भी दे दें। थोड़ी देर में ही बहू खाना बनाकर तैयार कर लेती है। तभी ससुर रमेश वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह बहू, तूने आज फिर से चूल्हे पर कढ़ी चावल बनाए हैं। मुझे तेरे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद है, और ऊपर से चूल्हे पर बने हुए। मुझे खाने को देगी क्या? हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं। और वैसे भी वहाँ पे भी खाना मैं ही बनाती हूँ, तो आप वहाँ क्यों नहीं खाते, यहाँ क्यों खाने आते हो? अरे हाँ अन्नू बहू, तू खाना तो दोनों ही रसोई में बहुत स्वादिष्ट बनाती है। यहाँ इस रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने में तो खुशबू ही अलग होती है। और वैसे भी ये बंटवारा तो मुझे रास भी नहीं आया, बस नाम का बंटवारा ही किया है। कम से कम अपने दोनों बेटों में बराबर का बंटवारा तो करती। कोई बात नहीं पापा जी, मुझे यह बंटवारा भी स्वीकार है। कम से कम हम यहाँ सब साथ में तो हैं। अगर मैं कहीं बाहर चली जाती तो मैं आप सबको देख भी नहीं पाती। भले ही मैं इस गरीब फटीचर कमरे में रह रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप दोनों की सेवा कर पा रही हूँ। इतने परेशान समय में भी बहू तू इतना अच्छा सोच सकती है। जिसके बाद रमेश वहीं बैठकर खाना खाता है। थोड़ी देर बाद शाम को सुमित भी घर पर वापस आ जाता है। अनु सुमित को पानी देती है कि तभी शोभा वहां पर आ जाती है। अरे ओ, तुझे समझ नहीं आती क्या? कितना टाइम हो चुका है, वहां ऊपर खाना बनाने कब आएगी? अरे बस माँ जी, मैं आ ही रही थी। अभी सुमित जी आए हैं ना काम पर से, तो बस इनको खाना देकर आ रही हूँ। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अभी तो सब्जियां भी खत्म हो चुकी है। पहले तुझे जाकर सब्जियां लेकर आनी होगी बाजार से, तब खाना बनेगा। ऐसे तो फिर हम कभी खाना खा पाएंगे। इसको बोल थोड़ी देर इंतजार कर लेगा। ठीक है माँ, मैं इंतजार कर लूंगा। अनु जाओ, तुम पहले बाजार जाकर इनको खाना बनाकर दे दो। शोभा, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो। सुमित तुम्हारा ही तो सगा बेटा है ना। अभी वो ऑफिस से थका हार आया है और तुम्हें उसे खाना खाने भी नहीं दे रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। अगर तुम्हें इतनी ही नापसंद थी अनु बहू, तो तुमने ही शादी करवाई है अनु बहू की। तुम ही दुल्हन बनाकर लेकर आई हो उसे अपने घर में। अरे क्या कर दिया मैंने अपने बेटे के साथ? तोप चला दी या फिर जेल में बंद करके रख दिया? हाँ मानती हूँ, मेरे से गलती हो गई। मैं ही अनु बहू को पसंद कर लेकर आई थी, पर मुझे क्या पता था कि इतनी गरीब निकलेगी। और ऊपर से इसके आने के बाद तो मेरा बेटा भी मेरा सगा नहीं हुआ। आज मैं इन दोनों को इस घर में रहने दे रही हूँ ना, यही बहुत है। क्या खाक बंटवारा किया है तुमने शोभा? ये कोई बंटवारा है? बंटवारे के नाम में तुमने साफ साफ धोखा किया है छोटी बहू के साथ। तो दोनों बेटों को बराबर बंटवारा करती। ऊपर बड़ी बहू को तुमने सब कुछ बड़ा आलीशान दे रखा है, और यहाँ इन लोगों को तुमने कैसी हालत में रख रखा है, देखो तो जरा। हाँ हाँ, कान मत भरो इनके। अनु बहू हम लोगों से प्यार करती है, इसी वजह से ये सब कुछ सहने के बाद भी हमारे घर में रह रही है, ताकि हम लोगों की सेवा कर सके। पर तुम्हें ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी। तुम्हारी आंखों पर तो ये दहेज की पट्टी पड़ रही है बस। ठीक है, बस मैंने जो बंटवारा कर दिया ना, वही बंटवारा रहेगा। अगर ये अच्छा दहेज लेकर आती ना, तो इसको भी सब अच्छा मिलता। मम्मी पापा आप लड़ाई मत करो। हम दोनों बस यहाँ रह रहे हैं ना आप सबके साथ, यही बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखा देखा कितना फर्क है। बस इन दोनों बच्चों को तो तुमसे प्यार और सम्मान चाहिए, और तुमसे वो भी नहीं दिया जा रहा। अरे ये शोर कैसा हो रहा है? माँ जी, आपने अभी तक इसको भेजा नहीं खाना बनाने के लिए? अरे कब से बोल रही हूँ बहू, पर ये माने तब ना, जब से ड्रामा चल रहा है यहाँ तो बस। अरे माँ जी, मैं जानती हूँ सानू को। इसको तो ऐसा ही लगता है ये ड्रामे करके हमारी आधी प्रॉपर्टी हथिया लेगी। बस इसीलिए ये ड्रामे करती हो ना तुम। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। आप बस सब शांत हो जाइए। मैं बस अभी बाजार चली जाती हूँ। जिसके बाद अनु बाजार जाने के लिए निकल जाती है। डिनर बनाने के लिए सभी सब्जियां और बाकी सब सामान लेकर घर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुलेखा अपने कमरे में। अरे वाह, घर में इतना चटपटा सीन देखकर तो मेरे मन को बड़ी शांति सी मिलती है। मैंने जो तीर चलाया वो बिल्कुल निशाने पर लगा। उस दिन मेरी माँ ने जो मुझे हिदायत दी थी बिल्कुल सही दी थी। उसी की वजह से मैं आज इस बड़े से घर की मालकिन हूँ। देख बेटी, तेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ससुराल के हिस्सा क्यों छोड़ना? मैं तो कहती हूँ, देख वैसे भी तेरी देवरानी दहेज के नाम पर कुछ लेके नहीं आई है, तो अपनी सास को भड़का दे और प्रॉपर्टी के नाम पे उसको कुछ भी मत देने देना। और हाँ देख, बंटवारे के नाम पे जैसा जैसा समझाया वैसा ही बोलियो। ठीक है माँ, जैसा तुमने समझाया मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। अब मुझे लग रहा है माँ जी मेरे कमरे की तरफ आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिसके बाद सुलेखा फोन रख देती है। तभी शोभा कमरे में आती है। अरे सुलेखा बहू, तूने पहली रसोई पर भी कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिलाया। आज तो कुछ अच्छा बनाकर खिला दे। अच्छा एक बात बताओ माँ जी,
मैं दहेज में कितना कुछ सामान लेकर आई हूँ, अच्छा लगेगा कि मैं उस गरीब फटीचर की तरह पूरे घर में नौकरानी की तरह काम करूंगी? ऐसी बात नहीं है कि माँ जी मुझे खाना बनाकर खिलाने में आपको परेशानी है, लेकिन आते जाते लोग तो फिर आपको ही ताना देंगे ना। अभी घर के काम करना, झाड़ू पोछा, खाना वाना बनाना, ये मेरी स्टैंडर्ड का नहीं है। ये सब काम आप अनु से ही करवाओ। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ माँ जी, और मैं तो ये कहती हूँ कि आप हमारे रहते रहते ही बंटवारा कर दो, ताकि आगे जाकर हम दोनों बहुओं में बंटवारे के नाम पर लड़ाइयाँ ना हो। हाँ बहू, तू तो बिल्कुल सही कह रही है। तो हाँ, तो मैं आज से ही बंटवारा कर देती हूँ। जितना दहेज तू लेकर आई है ना, उस हिसाब से सारी प्रॉपर्टी का 80% तेरा और 20% उसका। ठीक है माँ जी, मैं तो 80% में भी खुश हूँ, लेकिन हाँ मैं बता देती हूँ, ये ऊपर का सारा फ्लोर मेरा, और मैं इसे अपने हिसाब से रेनोवेट करवाना चाहती हूँ। ठीक है बहू। सुलेखा शोभा के कान भर देती है और बंटवारे के नाम पर बस बचा कुचा हिस्सा अनु को दिलवा देती है, और अपने ऊपर का हिस्सा अपने हिसाब से और अच्छा रेनोवेट करवा लेती है। जहाँ ऊपर का फ्लोर बड़ा एस्थेटिक लुक दे रहा था, वही नीचे ग्राउंड फ्लोर बड़ी ही फटीचर हालात में था। सारी दीवारें टूटी हुई थी, फर्नीचर के नाम पर गिनती के 2-3 सामान ही थे। यही सब देखकर सुमित कहता है, माँ, ये आपने कैसे घर रेनोवेट करवाया है? ऊपर वाला हिस्सा रेनोवेट करवा दिया तो नीचे वाला भी करवा ही देते ना। हाँ शोभा, अगर घर रेनोवेट करवाना ही था तो दोनों हिस्से बराबर करवा देती ना। अब दोनों घर एक जैसे लग ही नहीं रहे। हाँ माँ जी, हमारे कमरे की हालत तो बहुत खराब हो रही है, उसे भी ठीक करवा देती तो अब अच्छा रहता। सो बात की एक बात, मैंने इस घर का बंटवारा कर दिया है। 80% प्रॉपर्टी अमित और सुलेखा की है, और बाकी 20% अनु, तुम्हारी और सुमित की। और ये सारा बंटवारा मैंने दहेज को देखते हुए किया है। तो ऊपर का सारा हिस्सा बड़ी बहू का होगा, और नीचे जो कमरा है वो और उसकी रसोई वो छोटी बहू की। और जहाँ तक रही ये वाला एरिया जहाँ हम रहते हैं, ये मेरा और तुम्हारे ससुर जी का। और अब से तू अपना खाना अपने कमरे में ही बनाएगी। अरे माँ जी, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। एक ही घर में 2 रसोई हो जाएंगे तो बाहर वाले क्या कहेंगे? शोभा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मुझे जो करना था वो मैंने कह दिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। और हाँ, बाहर वाले क्या कहेंगे, 1 रसोई 2 रसोई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ देख, तू क्या समझती है कि सुलेखा बहू घर के काम करेगी? चाहे बंटवारा हो गया हो, लेकिन घर के काम तू ही करेगी। पहले ऊपर का काम करेगी, बाद में तू अपना काम करेगी। माँ, जब से शादी हुई है आप अनु को हर बात पे सुनाती रहती हो। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन अब ये बंटवारे की क्या जरूरत थी? हाँ माँ, सुमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ऊपर से आपने बंटवारा भी नाम का ही किया है। कम से कम प्रॉपर्टी में तो हम दोनों भाइयों का 50-50 होना चाहिए था ना। रहने दे अमित बेटा, तू बहुत भोला है, तुझे कुछ समझ नहीं आता। तू बस जा, अपना ऑफिस का काम संभाल। ये गलत है माँ। नहीं सुमित जी, कोई गलत फैसला नहीं है। अगर माँ जी ने फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। और माँ जी ने कम से कम हमें इस घर में रहने की परमिशन तो दी, वरना बंटवारे के बाद तो बेटा बहू को घर छोड़कर बाहर जाना ही पड़ता है एक को तो। रमेश, अमित और सुमित तीनों को ही शोभा का किया हुआ बंटवारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन तीनों कुछ नहीं कर पाते। शोभा और सुलेखा दोनों अनु से पूरे घर का काम करवाती थी, लेकिन जब भी बड़ाई या फिर कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने जाना होता था तो वो सुलेखा बहू के ही आगे रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, अनु अनु कहाँ हो तुम यार? मेरा बहुत तेज सर दर्द कर रहा है, जल्दी से एक अच्छे से गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आओ। और चाय बनाने के बाद बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उन सबको धो लेना। ठीक है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, उसके बाद मशीन लगा लूंगी। ओ मैडम, मेरे सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ से ही कपड़े धो लो तुम। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। बंटवारे के बाद तो अनु का काम दुगना ही हो जाता है। सही कहा माँ, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और जिसके बाद तो अनु के ससुराल में पूरी लंका लगी हुई है। हर ऊपर से माँ जी भी एक नंबर की मूर्ख है, उनको मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही मान लेती है। मुझे तो फ्री की नौकरानी भी मिल गई है। ऐसे ही समय गुजर जाता है। अनु ऊपर और नीचे दोनों का काम करती थी, और पति पत्नी थोड़े से में ही अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन पड़ोस में भी घर में होने वाले अत्याचार को साफ साफ देख पा रही थी। पड़ोस में रहने वाली औरतों को भी साफ पता चल रहा था कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ कहती नहीं थी। एक दिन अनु घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। पड़ोस में रहने वाली गीता आंटी सब जानती थी। तो एक दिन सभी औरतें मोहल्ले के आपस में बात कर रही होती हैं। अरे शोभा दीदी, ये सुना है तुमने दोनों बहुओं का बंटवारा तो बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है। हाँ हाँ गीता, सब बराबर है हमारे घर में। अच्छा शोभा, सब बराबर है तो हमेशा काम करती तेरी ये छोटी बहू अनु ही क्यों दिखती है हमें? बड़ी बहू तो तेरी कोई काम भी नहीं करती। क्योंकि जिस हिसाब से मैं अनु को काम करता देखती हूँ ना शोभा, मुझे तो लगता है बंटवारे का हिस्सा तुमने अनु को ही ज्यादा दिया है। और जहाँ तक तेरी बात सुलेखा बहू की है,
उसको तो मैंने आज तक काम करते देखा नहीं, ऊपर से शॉपिंग वॉपिंग किट्टी पार्टी इन्हीं में ही रहती है वो तो। अरे गीता ऐसी बात नहीं है, ये गांव की है ना, इसको काम करने की आदत है बस। वहीं अनु घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। रहने दे शोभा बहन, रहने दे, सब पता है सबको कि क्या चल रहा है तुम्हारे घर में। अगर बंटवारा अच्छे से होता है ना तो एक बहू को काम और दूसरी को आराम नहीं मिलता। हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा हो तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो ना, हमारे घर में तांग झांक क्यों करती हो? अरे रहने दे शोभा बहन, रहने दे, ताका झांकी करने की आदत नहीं है मुझे। सारे मोहल्ले को पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, तुमने बस नाम का बंटवारा किया है। ये सब सुनकर शोभा को अच्छा नहीं लगता और वह वहां से चली जाती है। मैं जानती हूँ तू यहाँ सबको दिखाने के लिए बाहर काम करती है कि मैं तुझ पे कितना अत्याचार करती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करती हूँ, काम करती हूँ तो सबको दिख ही जाता है ना। रहने दे तू, यहाँ से काम छोड़ और अंदर जाकर मेरी अलमारी ठीक कर दे, सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं। जी माँ जी। जिसके बाद अनु अंदर जाकर सास की अलमारी बिल्कुल ठीक कर देती है और थोड़ी देर बाद घर की सफाई कर देती है। बदलते मौसम के साथ शोभा को सर्दी जुकाम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से सुलेखा बहू उसकी बिल्कुल भी सेवा नहीं करती और अनु उसकी सारी सेवा पानी करती है। शोभा को सर्दी खांसी होने की वजह से अनु उसको सूप बना कर देती है तो कभी गर्मा गर्म चाय वगैरह ला कर देती थी। अरे सुरेखा बहू, तू तो मेरे पास आई भी नहीं, 3 दिन से मैं बीमार पड़ी हूँ, आ मेरे पास बैठ तो जरा। अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रहे हो? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती ना मैं आपके पास भी नहीं आऊंगी। पता चले मैं भी बीमार हो गई हूँ, मैं तो किट्टी पार्टी में जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सुलेखा वहां से चली जाती है। ये सब बैठी शोभा देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ किचन में अनु अपनी सास शोभा के लिए सूप बनाती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद शोभा तो ठीक हो जाती है, लेकिन अपनी सास की करी हुई सेवा की वजह से, जिसके बाद अनु बीमार हो जाती है। उसे बुखार काफी तेज था, जिसकी वजह से अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी कि तभी सास शोभा उसके कमरे में जाती है। अरे ओ चुड़ैल, 9 बज चुके हैं, उठी नहीं तू अभी तक? ना तो घर में सफाई हुई है, झाड़ू पोछा हुआ है और ना ही घर में नाश्ता बना है अभी तक। अरे माँ, आज इसकी तबीयत खराब है, आज ये काम नहीं कर पाएगी, इसी वजह से तो आज मैंने छुट्टी ली है। आप आज का काम भाभी से करवा लो ना, यहाँ पर तो मिट्टी का चूल्हा है, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता, और हो सके तो मेरे लिए भी खाना बनवा लेना। अरे सब समझती हूँ मैं, नौटंकी कर रही है नौटंकी। इसने जो मेरी सेवा पानी करी ना, अब इसको बदला चाहिए। अब ये चाहती है कि मैं इसकी सेवा पानी करूँ। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सच में हिम्मत नहीं हो पा रही, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत तेज बुखार हो रखा है। हाँ ठीक है सुमित, एक काम कर, तू जाकर इसकी दवाई लेकर आ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ इसके पास। अच्छा हुआ माँ, ठीक है, मैं अभी इसकी दवाई लेकर आता हूँ। आप यहाँ है तो मुझे पीछे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। शोभा बेटे के सामने तो अच्छी बन जाती है, लेकिन जिसके बाद वह गुस्सा कर अनु को बिस्तर से उठाकर वापस काम पर लगा देती है। अनु ऊपर वो रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है और बेचारी बड़ी मुश्किल से एक एक कदम रखकर हॉल की सफाई कर रही होती है। अरे मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं हो रही कि मैं काम करूं, पर मैं क्या करूं, माँ जी ने मेरी तो एक भी नहीं सुनी। अरे अरे मुझे चक्कर सा आ रहा है कि तभी सुमित वहां आ जाता है। अनु तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ हॉल में क्या कर रही हो? किसने तुम्हें कहा काम करने को? तुम ठीक तो हो ना अनु? माँ, आपने अच्छा नहीं किया, आप पर विश्वास कर मैं अनु को आपके भरोसे छोड़ कर गया था और आपने इसे फिर से काम पर लगा लिया। तभी घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसन गीता और कविता भी वहां आ जाती हैं। हे भगवान, बहू की तबीयत तो बहुत खराब है बेटा। सुमित, ये सब कैसे हुआ? माँ जवाब दो, आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या बात हो गई, मरी थोड़ी ना है, जिंदा है, बेहोशी हुई है, थोड़ा सा काम करवा लिया तो देखो कैसे ड्रामे कर रही है यहाँ पर। और तुम सब लोग यहाँ क्यों आई हो? माँ जी मैं जानती हूँ, ये इसके काम से बचने के ड्रामे हैं बस। हे भगवान, ये बड़ी बहू और सास तो बिल्कुल जल्लाद है। एक तो बेचारी का बंटवारा भी नाम का किया और ऊपर से दिन रात काम करवाते हैं, और यहाँ तक कि बुखार में भी काम करवाया आज तो। अब तो मुझे लगता है पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। ये दोनों सास बहू मिलकर अपनी छोटी बहू पर कितना ज्यादती करती हैं। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और ऊपर से जिस दिन गृह प्रवेश हुआ था उसी दिन से ये दोनों मिलकर इस पर बेचारी पर चिल्ला ही रही हैं। शोभा, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? सुमित बेटा, तू अनु बहू को अंदर कमरे में ले जा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। सुमित अनु को उठाकर कमरे में लेकर जाता है
और रमेश डॉक्टर को फोन करके वहाँ बुलाता है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आता है, अनु का चेकअप करता है, जिसके बाद अनु होश में आ जाती है। तभी इंस्पेक्टर भी वहाँ आ जाता है और वो शोभा से पूछताछ कर रहा होता है। अरे पुलिस, अरे अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। गीता, कविता, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ किसने बुलाया? अरे बहू, ये मैंने बुलाई है पुलिस। तेरी सास और जेठानी ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। सच कहूँ तो माँ जी, अब मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, थक चुकी हूँ मैं। सुमित जी, आप सारा सामान पैक कर ले, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। सुमित सारा सामान पैक कर लेता है। अनु धीरे धीरे पुलिस इंस्पेक्टर के पास आती है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं लिखवानी। ये जो भी है, जैसी है, मेरा परिवार है, मेरी सास है, मेरी जेठानी है। मुझे इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी। बस अब मैं और नहीं सह सकती माँ जी। आपने भले ही नाम का बंटवारा किया था, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान का, प्यार का बंटवारा आपका हमेशा एक ही दिशा में रहा है। अब मैं चाह रही हूँ इस घर से आपको मेरी गरीब मनहूस शक्ल और नहीं देखनी पड़ेगी। आप सुलेखा दीदी के साथ बड़े आराम से रहिए, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ माँ, अनु सही कह रही है। अब मुझे भी समझ में आ गया है, बंटवारा सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं हुआ था, दिलों का भी हुआ था। अनु के आने के बाद तो आपने मुझे बेटा तक नहीं समझा। अनु तो फिर भी पराई है। और आज तो आपने हद ही कर दी माँ। अरे नहीं बेटा, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। मेरा तुम लोगों के बिना मन नहीं लगेगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। देखा शोभा, तुमने घर के 2 हिस्से सच में ही कर दिए हैं। तुम्हारी अन्य बहू ने कितनी सेवा करी है, तुम बीमार थी, तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। और जिस बहू के लिए तुम आज इतना कर रही हो ना, सुलेखा बहू के लिए, अगर वो होती ना तो तुम्हें कब का अरेस्ट करवा चुकी होती। अजय, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़कर मत जाओ। आप भी चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ अकेली? आप मुझे माफ कर दो। अरे नहीं पापा जी, आप यहीं रहेंगे माँ जी के साथ। अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, ना ही हमें रोकेंगे। मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए पापा जी। हम अपने कम कमाई में भी खुश रह लेंगे, लेकिन आप यहाँ माँ जी के साथ रहिए। अरे बहू, तुम लोग यहाँ से जा रही हो, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। बस बेटा, तुम दोनों खुश रहो। पापा, आप हमारे साथ नहीं जा सकते, आप यहीं रुको, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। ठीक है, आपके घर का मैटर है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अनु और सुमित भी अपना सामान उठाकर बाहर रहने के लिए निकल जाते हैं और एक छोटे से किराए के मकान में सुखी सुखी रहना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शोभा अपने करे हुए कारनामे का पछतावा करती रहती है। किसी भी इंसान की कीमत उसके पैसे, दहेज या अमीरी गरीबी से नहीं लगानी चाहिए। जब सास छोटी बहू के साथ सिर्फ इसलिए बुरा व्यवहार करती है क्योंकि वह गरीब है और बड़ी बहू को दहेज के कारण ज्यादा सम्मान देती है, तो यह लोभ और भेदभाव को दिखाता है। ऐसे व्यवहार से घर की शांति और रिश्तों का प्यार खत्म हो जाता है।